हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बेसिक से लेके एडवांस तक सारी बातें हमने उसमें देखी। टोटल 14 लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के, जो कि हमने कंप्लीट किए हैं यूट्यूब के ऊपर। इसके साथ साथ लास्ट 21 इयर्स के जेई मेंस और नीट के सवाल भी हमने सॉल्व किए हैं, और ये दोनों वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आज बारी है क्लास 11th फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने की, जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th फिजिक्स में जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, स्टार्टिंग का जो सेक्शन होता है, उसका नाम है काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स के अंदर 3 चैप्टर आते हैं: मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन और रिलेटिव मोशन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज बारी है मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करने की, और इसके बाद हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन एंड रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, पूरा एक नए चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन को 2 डायमेंशनल मोशन भी कहा जाता है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने थ्रो किया तो इसका मोशन कैसा हुआ? कुछ इस तरीके का मोशन हुआ। इस तरीके का मोशन हुआ तो सबसे पहली बात कि ये जो मोशन हुआ, ये एक प्लेन में मोशन हुआ, ये एक पर्टिकुलर प्लेन में मोशन हुआ। प्लेन कैसे समझोगे कि फॉर एग्जांपल बॉल मूव की यहां से लेके यहां तक, तो इस पर्टिकुलर प्लेन के अंदर मोशन हुआ, तो इसीलिए कहा गया दैट दिस इज अ मोशन इन अ प्लेन। और 2 डायमेंशनल मोशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये पार्टिकल मूव कर रहा था तो ये आगे भी जा रहा था और ऊपर भी जा रहा था। इसके 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे थे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। इसीलिए कहा गया कि दिस इज आल्सो नोन एज 2 डायमेंशनल मोशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो मोशन इन अ प्लेन, जब भी कोई बॉडी एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर मूव करे तो उसका जो मोशन होता है वो होता है मोशन इन अ प्लेन, जिसको हम 2 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एंग्री बर्ड्स तो खेला ही होगा। एंग्री बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि एक बर्ड एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर मूव करता है, ये आगे भी जाता है और ऊपर भी जाता है, तो इसका जो मोशन होगा वो कहलाएगा मोशन इन अ प्लेन। एक और एग्जांपल, आपने कैरम बोर्ड तो खेला ही होगा। कैरम बोर्ड के अंदर क्या होता है, जो भी गोटियां होती है, वो जो भी कॉइन्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर प्लेन, जो कि प्लेन ऑफ कैरम बोर्ड होता है, उसके अंदर ही मूव करता है। तो ये जो कॉइन्स हैं, इनका जो मोशन होता है ये कहलाता है मोशन इन अ प्लेन। तो जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे जहां पे मोशन एक पर्टिकुलर प्लेन में हो रहा हो, तो वो जो मोशन कहलाएगा वो कहलाएगा 2 डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन। अब सवाल उठता है कि सर, हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तो अच्छे से समझ लिया कि किस तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं। मोशन इन 2 डायमेंशन या फिर मोशन इन अ प्लेन के अंदर हम किस तरीके से चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे, उसके लिए एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था, जिसका नाम है गैलीलियोज स्टेटमेंट। और ये दिया था गैलीलियो साइंटिस्ट ने। क्या कहा था गैलीलियो ने, उसके ऊपर बाद में आएंगे, उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं गैलीलियोज स्टेटमेंट को समझने के लिए। मैंने आप सब ने एरोप्लेन तो देखा ही होगा। एरोप्लेन के अंदर क्या होता है कि 2 इंजन लगे हुए होते हैं। एक इंजन उसको हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड करता है, मतलब फॉर एग्जांपल इंजन एक्स है, तो एक्स इंजन जो होगा वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड करने के। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो एक्स इंजन है वो एयरप्लेन के ऊपर एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा, और एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा तो एक्सेलरेशन भी सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आएगा एक्स इंजन की वजह से। और दूसरा जो इंजन होगा, लेट्स से इंजन वाई, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी मेरा एयरप्लेन है उसके वाई डायमेंशन में मोशन के या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन के जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इंजन नंबर 2, दैट इज इंजन वाई। मैंने जस्ट नाम दे दिया। तो 2 इंजन, एक इंजन रिस्पॉन्सिबल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए और एक इंजन रिस्पॉन्सिबल वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। तो अगर ये इंजन, बेसिकली ये एयरप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इस इंजन के ऊपर
जो फोर्स लगा है बेसिकली इस एयरप्लेन के ऊपर जो फोर्स लगा है वो इंजन एक्स ने लगाया होगा। और अगर मैं एक और एयरप्लेन लूं, ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, मतलब अपवर्ड ही मूव कर रहा है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इस एयरप्लेन के ऊपर जो फोर्स लगा वो इंजन वाई ने लगाया। अब एक और एयरप्लेन मैंने लिया, अब ये एयरप्लेन इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर इस एयरप्लेन का मोशन इस तरीके से हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आगे भी गया और ये ऊपर भी गया, मतलब कि इसका जो मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल भी होगा। इसका जो मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल भी होगा। तो हॉरिजॉन्टल ले जाने के लिए कौन सा इंजन रिस्पॉन्सिबल होगा? इंजन एक्स। और वर्टिकल ले जाने के लिए कौन सा इंजन रिस्पॉन्सिबल होगा? इंजन वाई। तो अगर मैं ये बात कहूं कि ये ऐसे जा रहा है तो इंजन एक्स ने अलग से काम किया और इंजन वाई ने अलग से काम किया, या फिर ऐसे कह लो कि इंजन एक्स ने अलग से एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया और इंजन वाई ने अलग से एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया। इंजन एक्स ने जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया उसकी वजह से मोशन हुआ एक्स डायरेक्शन में, और इंजन वाई ने जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया उसकी वजह से जो मोशन हुआ वो मोशन हुआ वाई डायरेक्शन में। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि एक्स मोशन अलग ही होगा और वाई मोशन अलग ही होगा? एक्स मोशन का इफेक्ट वाई मोशन के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर सिर्फ वाई में मूव कर रहा होता तो एक्स का तो एक्सेलरेशन 0 है, एक्स वाला जो इंजन है वो तो ऑफ है, मतलब कि सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक्स वाले इंजन के ऑफ होने से इसके वाई मोशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वाई वाला इंजन ऑफ है, मतलब वाई का एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से इसके एक्स के मोशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। यही बात गैलीलियो ने कही थी कि अगर कोई बॉडी 2 डायमेंशन में मूव कर रही है तो एक्स का वाई पे और वाई का एक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। मतलब कि मुझे पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो अगर मेरे पास एक्सेलरेशन एक्स में है तो वो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसके अंदर कोई चेंज नहीं लेके आ सकता, और अगर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसके अंदर कोई चेंज नहीं ला सकता। यही बात कही थी गैलीलियो ने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है हमारे चैप्टर मोशन इन अ प्लेन में। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तब इसमें और डिटेल में बात करेंगे। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उससे भी इसकी इंपॉर्टेंस हमको पता चलेगी। तो गैलीलियो ने क्या बात कही थी? गैलीलियो ने कहा था two perpendicular direction of motion are independent of each other। मतलब अगर x में मोशन कर रही है तो वेलोसिटी x की लेंगे, एक्सेलरेशन x का लेंगे, जो भी बात है वो x की लेंगे, और अगर y डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी y की लेंगे, एक्सेलरेशन y का लेंगे, और जो भी बातें हैं वो सब हम y की लेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू एक्स आई कैप, ऐसे लिख लेते हैं, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है u और y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, सॉरी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है ux और y डायरेक्शन में वेलोसिटी है uy, मतलब ये 2 डायमेंशन मोशन है। आई जे आ गया मतलब 2 डायमेंशन मोशन है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो जो भी हमने पढ़ा, जितना भी हमने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इस केस में हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है x में तो x का मोशन को कंसीडर करेंगे, टोटल डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है y में तो y के मोशन को कंसीडर करेंगे। इस तरीके से x के मोशन को अलग से सॉल्व करेंगे, y के मोशन को अलग से सॉल्व करेंगे और दोनों का रिजल्टेंट निकालने का ट्राई करेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए अब हम कुछ सवाल सॉल्व करते हैं जिससे हमको धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल, u इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। u क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे सवाल में दे रखी है 3i कैप प्लस 4j कैप।
इसका क्या मतलब हुआ कि x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकंड और y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 3 क्या डिनोट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन और 4 क्या डिनोट कर रहा है? 4 मेरे पास डिनोट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। चलिए, और मुझे दे रखा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 0.4 i कैप प्लस 0.3 जी कैप। और मुझसे सवाल में क्या पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। चलिए, सवाल का सबसे पहले एक बार डायग्राम बना के देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है। ये हमारे पास x डायरेक्शन और ये हमारे पास y डायरेक्शन। x डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी जिसको मैं ux से डिनोट कर रहा हूं वो दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड। और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जिसको मैं uy से डिनोट कर रहा हूं वो मुझे दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दे रखा है इनिशियल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन वो दे रखा है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये है मेरे पास एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो दे रखा है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। तो ये जो एक्सेलरेशन है जिसको मैंने ax नाम दिया और ये जो एक्सेलरेशन है जिसको मैंने ay नाम दिया, तो ax एक्सेलरेशन ux को इंक्रीज करेगा, uy के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं लाएगा। यही कहता है गैलीलियोज स्टेटमेंट। तो ये ax और ux का डायरेक्शन एक है, तो ये 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या करेगा? इस ux को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। और मुझसे पूछा है कि 10 सेकंड बाद ये कितना इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है। तो ये जो एक्सेलरेशन है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये uy को इंक्रीज करेगा और ux के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं लाएगा। तो फाइनली 10 सेकंड बाद uy क्या होगा वो मुझसे पूछा है। बेसिकली वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 10 सेकंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे सवाल को दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। एक x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो ux कितना है मेरे पास? 3 मीटर पर सेकंड। ax कितना है? ax है मेरे पास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम मेरे पास है 10 सेकंड और मुझे निकालना है vx। चलिए, अब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दूंगा। अब सिर्फ x डायरेक्शन में लगा रहा हूं, सो इट विल बी vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t। ux कितना है? 3 प्लस ax है 0.4 इंटू 10। 0.4 इंटू 10 विल बी 4 एंड 3 प्लस 4 इज 7 मीटर पर सेकेंड। चलिए, अब बात करते हैं y डायरेक्शन की। y डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है? इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है? 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है ना? यही है। टाइम अगेन मेरे पास 10 सेकेंड है, तो मेरे पास vy कितना निकल के आएगा? मुझसे सवाल में ये पूछा है। तो vy मेरे पास क्या हो जाएगा?
इट इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। चलिए यू वाई कितना था 4 प्लस 0.3 into 10. 0.3 into 10 will be 3 and 4 plus 3 is 7 meter per second. अब मुझे सवाल में ये नहीं दे रखा कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी बतानी है या y डायरेक्शन में वेलोसिटी बतानी है, तो मुझसे सवाल में क्या पूछा है, वेलोसिटी वेक्टर, मतलब i कैप और j कैप की फॉर्म में। तो जो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर होगा उसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, vx i कैप प्लस vy j कैप। vx मेरे पास कितना आया था 7, तो 7 i कैप और vy भी कितना आया था 7 j कैप। So this will be my velocity vector which is 7 i कैप plus 7 j कैप। और कोई मुझसे इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ लेता तो भी मैं निकाल सकता था। तो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का कितना होगा, रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 7 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब इस सवाल को आपने x में अलग सॉल्व किया, y में अलग सॉल्व किया। आप चाहते तो इस सवाल को आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। किस तरीके से डायरेक्टली सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं। मेरे पास u दे रखा था 3i कैप प्लस 4j कैप और a दे रखा था 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप और टाइम मुझे दे रखा था 10 सेकेंड। तो मुझे पता है v इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। तो v वेक्टर तो मुझे निकालना है, u वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस a वेक्टर क्या है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप और टाइम कितना है 10। सो इट विल बी 3i कैप प्लस 4j कैप। और मुझे पता है कि जब भी मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो i को i से, j को j से सब्ट्रैक्ट करूंगा और एडिशन करूंगा। 0.4 into 10 will be 4i कैप प्लस 0.3 into 10 will be 3j कैप। So 3i plus 4i will be 7i कैप प्लस 4j plus 3j will be 7j कैप। तो क्या मैं वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्टली भी निकाल सकता था? तो जब मेरी जरूरत होगी उस हिसाब से मैं वेलोसिटी वेक्टर निकालूंगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि उसको अलग अलग पार्ट में x को अलग और y में अलग तोड़ने से मेरा सवाल जल्दी सॉल्व होगा तो मैं वैसे करूंगा। और जब मुझे लगेगा कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर नोटेशन में, उससे मेरा सवाल जल्दी सॉल्व होगा तो मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes from 2i cap plus j cap to 4i cap plus 3j cap in 2 seconds. Find its average velocity. Average velocity सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहां पे डेल्टा एस क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज माय फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है r2 वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चलिए अब मुझे निकालना है r2 माइनस r1। r2 मेरे पास क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस r1 कितना है 2i कैप प्लस j कैप। तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2i कैप प्लस 3 माइनस 1 कितना होगा 2j कैप। तो ये मेरे पास निकल के आया r2 माइनस r1। ठीक है, ये तो निकल के आया r2 माइनस r1, दैट इज माई चेंज इन पोजीशन।
और चेंज इन पोजीशन निकल के आया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं विच इज माई एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, इट इज इक्वल टू r2 माइनस r1 विच इज 2i प्लस 2j डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। तो ये 2 कॉमन लेके कट जाएगा या फिर अलग अलग डिवाइड कर लो, तो 2/2 से i कैप प्लस j कैप। और ये तो आया मेरे पास वेक्टर फॉर्म में। कोई मुझसे पूछ लेता कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू √2 मीटर पर सेकेंड। अब इसी चीज को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया, समझ में क्या आया, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। कोई एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल पोजीशन है, x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 1। लेट्स से 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। कोई एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल कोऑर्डिनेट है 2,1, x पे 2 और y पे 1, तो ये 2,1 ये इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट है। और फाइनल कोऑर्डिनेट है 4,3, ये यहां पे और यहां पे 4,3। तो पार्टिकल यहां से लेके यहां तक गया, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक। ये स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई, ये स्ट्रेट लाइन बनाई, तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पाइथागोरस लग सकता है। कैसे लग सकता है, पहले ट्राइंगल कंप्लीट करो। अच्छा, अब इस ट्राइंगल में ये साइड कितनी है, ये 2 है, ये 4 है, तो बचा हुआ कितना हुआ 2। और ये साइड कितनी है, ये पूरा 3 है और ये 1 है, तो ये भी कितनी हुई 2। तो जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2√2। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2√2 मीटर पर, सॉरी मीटर। और ये डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ कितने टाइम में हुआ, 2 सेकंड में। तो v एवरेज कितना हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 2, अगेन √2 मीटर पर सेकंड। यही मेरे पास एवरेज वेलोसिटी निकल के आई। और चाहे आप ऐसे सॉल्व करो तो अगेन मेरे पास √2 मीटर पर सेकंड ही निकल के आएगी। तो ग्राफिकली बेसिकली हुआ क्या, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, नेट डिस्प्लेसमेंट मेरे पास ये निकल के आया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम, अब यहां पे के कैप भी आ गया, तो के कैप को भी हम ले लेंगे। जिस तरीके से 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो सकते, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते, उसी तरीके से तो तीसरा कोऑर्डिनेट भी अगर पिक्चर में आ जाएगा तो वो भी बाकी 2 कोऑर्डिनेट्स को इफेक्ट नहीं करेगा। चलिए क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम v1 this, v2 this in 5 सेकेंड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। ट्राई कीजिए सवाल को। चलिए, वेलोसिटी चेंज हो रही है यहां से लेके यहां तक, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो है v1 विच इज इक्वल टू 10i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और फाइनल वेलोसिटी जो मेरे पास है वो है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और मुझसे पूछा है कि एक्सेलरेशन जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। एक्सेलरेशन मुझे पता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी
डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चलिए, फाइनल वेलोसिटी इज 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 10i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना लगा सवाल में दे रखा है 5 सेकंड डिवाइडेड बाय 5। चलिए, हमेशा ध्यान रखना जो प्लस माइनस होगा ना वो i का i के साथ होगा, j का j के साथ और k का k के साथ। तो यहां पे है +4, यहां पे है -10, तो ये क्या बनेगा -6i कैप +2 -4 इट विल बी -2j कैप +3 -2 इट विल बी +k कैप डिवाइडेड बाय 5। ये मेरे पास निकल के आया एक्सेलरेशन वेक्टर। तो एक्सेलरेशन वेक्टर अगर मुझसे i j k की फॉर्म में पूछता तो मैं इसको लिखता -6/5 i कैप -2/5 j कैप प्लस k कैप बाय 5। ये मेरे पास निकल के आया एक्सेलरेशन वेक्टर। लेकिन मुझसे एक्सेलरेशन वेक्टर नहीं पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 25 प्लस नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1/25 रूट ऑफ एलसीएम आ जाएगा 25, 36 प्लस 4 इज 40, तो इट विल बी 41/25। So the correct answer will be √41/5. This will be my acceleration का magnitude meter per second square. I hope this question is clear to you. तो बेसिक सा फंडा, i को i के साथ रिलेट करो, j को j के साथ रिलेट करो और k को k के साथ रिलेट करो, और जो भी हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन थी उनको अब वेक्टर फॉर्म में लिखने लग जाओ। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। सर आप t के ऊपर वेक्टर क्यों नहीं बना रहे, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a इंटू s। अब एक बात ध्यान रखना कि जब हमारी इच्छा होगी, जब हमको कन्वीनियंट लगेगा, तब हम ये वाला मेथड यूज करेंगे डायरेक्ट i j k की फॉर्म में। जब हमारी इच्छा होगी, जब हमको कन्वीनियंट लगेगा, तब हम x को अलग सॉल्व करेंगे और y को अलग सॉल्व करेंगे। जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहां पे मुझे लगा कि कन्वीनियंट ये है कि इन सबको एक साथ सॉल्व कर लो, क्योंकि v माइनस u ही तो करना है, इसीलिए मैंने सबको एक साथ सॉल्व कर लिया। कभी कभी मुझे लगेगा कि x को अलग से सॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और y को अलग से और z को अलग से, तो हम तब अलग से सॉल्व करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमको कैसे पता पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिस के साथ पता पड़ेगा कि कब अलग अलग सॉल्व करना है और कब एक साथ लेके सॉल्व करना है, लेकिन मेथड आपको दोनों ही आने चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड एज r वेक्टर इज इक्वल्स टू, मेरे पास किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो दे रखी है 2t स्क्वायर i कैप प्लस 5t g कैप। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। बेसिकली ये आपको क्या दे रखा है, ये है आपका x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये आपके पास क्या है, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब जब ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो अगर मुझे वेलोसिटी इन x डायरेक्शन निकालना है, तो क्या मैं इसको dx by dt लिखूंगा,
और x मेरे पास कितना आया 2t², तो dx by dt कितना हो जाएगा 4t। और यहीं पे अगर मुझे vy निकालना है तो dy by dt लिखूंगा। y मेरे पास है 5t, तो vy कितना हो जाएगा 5। इसका डिफरेंशिएशन 5t का डिफरेंशिएशन कितना होगा 5। तो अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो ये क्या होगा vx i कैप प्लस vy j कैप। vx मेरे पास निकल के आया 4t i कैप और vy निकल के आया 5 j कैप। ये मेरे पास वेलोसिटी निकल के आई एट एनी टाइम t। अब ये तो वेलोसिटी निकल के आई एट एनी टाइम t, लेकिन मुझसे पूछा है कि 3 सेकंड पे क्या होगी, तो t की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा 3 सेकंड। सो 4 into 3 i कैप प्लस 5 j कैप, सो इट विल बी 12 i कैप प्लस 5 j कैप। कोई मुझसे इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ लेता तब भी मैं निकाल सकता था, बिल्कुल निकाल सकता था। तो वेलोसिटी का जो फंक्शन निकल के आया वो ये निकल के आया। अच्छा, कोई मुझसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ ले तो ये क्या होगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, so it will be root 169 which is equals to 13 मीटर पर सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 13 मीटर पर सेकेंड। मुझसे एक्सेलरेशन भी पूछा है। अब एक्सेलरेशन जो होगा वो दो पार्ट में होगा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्लस वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। अब एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट करके। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी निकल के आई थी 4t, और 4t का डिफरेंशिएशन कितना होगा 4। और y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो निकल के आएगा y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट करके। तो ये कितना निकल के आएगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है 5, एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो जो मेरे पास एक्सेलरेशन वेक्टर निकल के आया वो निकल के आया 4i कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से अब चीजों को सॉल्व करेंगे। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे, आर वेक्टर आपको गिवन में है एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप, ये एक्स और ये वाई। तो अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt j कैप, इस तरीके से। और एक्सेलरेशन निकालना है तो ये मेरे पास vx निकल के आया, तो dvx बाई dt आई कैप प्लस dvy बाई dt j कैप। आप इसको इस तरीके से भी डायरेक्ट भी x को अलग से और y को अलग से लेके सॉल्व कर सकते थे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। ए क्या होगा डी vx बाई dt आई कैप प्लस डी vy बाई dt j कैप। तो इस तरीके से i और j को आप बेस बना के चीजों को सॉल्व कर सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, अ बॉडी लाइंग इनिशियली एट पॉइंट 3,7 स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4i कैप। क्या बोला है कि कोई भी बॉडी है जिसकी इनिशियल पोजीशन, मतलब आर इनिशियल मुझे दे रखा है 3i कैप प्लस 7j कैप। इनिशियल पोजीशन 3,7 है, तो 3i कैप प्लस 7j कैप स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है 4i कैप, इट्स पोजीशन आफ्टर 3 सेकेंड। चलिए टाइम मेरे पास कितना है
3 सेकेंड। तो सबसे पहली बात, इनिशियली एट रेस्ट या फिर ये बोला है स्टार्ट्स मूविंग, इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, x में भी और y में भी। आप चाहो तो इसको x में अलग से सॉल्व कर सकते हो, y में अलग से सॉल्व कर सकते हो, फिर दोनों को कंबाइन कर सकते हो। मैं दोनों को एक साथ लेके सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहली बात मुझे निकालनी है इट्स पोजीशन। तो पोजीशन कौन सी इक्वेशन से आएगी? सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। इट इज इक्वल टू, u तो 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 1/2 a कितना है मेरे पास? 4i कैप इंटू t कितना है? 3, सो 3 का स्क्वायर विल बी 9, सो इट विल बी 2। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना आएगा? 18i कैप, 9 2 18i कैप। और जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास निकल के आया 18i कैप, सो इट विल बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी थी? 3i कैप प्लस 4g कैप, सॉरी 7g कैप प्लस 7g कैप। ये इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव होगा, सो RF कितना होगा? 18i कैप प्लस 3i कैप प्लस 7g कैप, सो इट विल बी 18 प्लस 3 21i कैप प्लस 7g कैप। ये तो एक तरीका हुआ इस सवाल को सोचने का। एक और तरीका देखते हैं इसी सवाल को सोचने का। मेरे पास इस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन दे रखी है 3,7। लेट्स से ये है 3,7 और इसके पास जो एक्सेलरेशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में है। कैसे पता पड़ा? यहां पे g का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, मतलब इनिशियली ये पार्टिकल रेस्ट पे था और इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा इस डायरेक्शन में, और वो कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको याद हो तो जब हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था उसमें एक बात सीखी थी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन लगना स्टार्ट होता है तो वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती रहती है। तो अगर ये बॉडी यहां पे रेस्ट पे है और इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा इस डायरेक्शन में, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी? और ये बॉडी अगर इसी डायरेक्शन में मूव करेगी तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन आएगा? नहीं। और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं आएगा तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है या फिर y कंपोनेंट है कभी भी चेंज नहीं होगा? तो y कंपोनेंट तो इसका 7 ही रहेगा। आप चाहते तो इन दोनों ऑप्शंस को डायरेक्टली भी हटा सकते थे। बात समझे? चलिए अब x डायरेक्शन में बात हो रही है तो सिर्फ x डायरेक्शन की बात करूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 है, एक्सेलरेशन है 4, तो v कितना हो जाएगा? u प्लस 80, u तो 0 प्लस a कितना है? सॉरी s निकालना ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। v क्यों ही निकाल रहे, क्यों मेहनत कर, है ना? s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, u तो 0, 1/2 a क्या हुआ? 4, a की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू आई 4 और टाइम कितना दे रखा है? 3 सेकंड, सो 3 का स्क्वायर विल बी 9, 2 1 जा 2 2 जा, ये निकल के आई 18 मीटर। इसका मतलब इसके बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा 18 मीटर। तो इनिशियली x कोऑर्डिनेट था 3 में 18 और जुड़ जाएगा
तो फाइनली एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 21 और वाई डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, इनिशियली भी रेस्ट पे था तो फाइनली भी रेस्ट पे था, इनिशियल पोजीशन जो रहेगी वही फाइनल पोजीशन रहेगी, तो 21,7 दिस विल बी माय फाइनल पोजीशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये आपने फॉर्मूले से सॉल्व किया, ये आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व किया। आई होप बोथ दी मेथड्स आर क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल क्या है, अ पार्टिकल विद वेलोसिटी v0 इज इक्वल्स टू -2i कैप प्लस 4j कैप। सोचिए सवाल को, अच्छा सवाल है, सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के एक बार डायग्राम बना लोगे तो सवाल में कुछ भी नहीं है। चलिए सोचिए और इसका डायग्राम बनाने का ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। अ पार्टिकल विद वेलोसिटी मतलब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है -2i कैप प्लस 4j कैप। और कुछ दे रखा है क्या? चलिए, क्या बोला है कि इस पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है -2i कैप। -2i कैप मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या यही मेरे पास नेगेटिव डायरेक्शन होगा? ये एक्स तो ये -x, ये y तो ये -y, और y डायरेक्शन में कितनी है 4g कैप, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है जो कि मुझे सवाल में गिवन में है। चलिए आगे क्या बोला है, अंडरगोज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a of magnitude 5 meter per second square at an angle of 127 degree from the positive direction of x-axis। मतलब इस बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगा, किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 127 डिग्री। देखो ये तो 90 हो गया, 90 प्लस 37 मतलब इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगा, और ये एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में जो ये जो थीटा है ये है 37 डिग्री। कैसे? यहां से 127 डिग्री है तो ये 90, तो ये कितना बनेगा 37 डिग्री। चलिए, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड मुझे दे रखा है 5। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड मुझे 5 दे रखा है, तो इससे मैं क्या क्या बातें निकाल सकता हूं? सबसे पहली बात, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा? y डायरेक्शन में क्या मैं कंपोनेंट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा कॉस कंपोनेंट, अलोंग थीटा क्या होता है? कॉस कंपोनेंट। बेसिक मैथमेटिक्स में वेक्टर्स पढ़ाया था, याद करके आओ। तो अलोंग थीटा कितना होगा? कॉस कंपोनेंट, सो इट विल बी 5 cos 37। 37 का ट्रायंगल पता है क्या? ये 37, तो 37 के सामने 3, यहां पे 4 और यहां पे 5। cos 37 is 4/5, so it will be 5 into 4/5 which is equals to 4। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन निकल के आया वो निकल के आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट होगा 5 sin 37। sin 37, so 5 into 3/5, so it will be 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन निकल के आया वो निकल के आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझसे क्या पूछा है, व्हाट इज द पार्टिकल वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड।
चलिए अगर मैं पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन में है -2i कैप प्लस 4g कैप। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो x नेगेटिव x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो इट विल बी -3i कैप प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 4g कैप। ये मेरे पास एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया और टाइम मुझे दे रखा है 5 सेकंड। तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा वेलोसिटी निकालने के लिए? मैं लगाऊंगा v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। चलिए u कितना है -2i प्लस 4j प्लस a कितना है -3i प्लस 4j और टाइम कितना है 5 सेकेंड। सो इट विल बी -2i प्लस 4j। अब देखो 5 3 15 और एक नेगेटिव आएगा, सो इट विल बी -15i कैप। 5 4 20 और पॉजिटिव आएगा +20g कैप। -2 -15 will be -17i cap. 4 plus 20 will be +24g cap. This is my velocity vector. और शायद हमसे इसी फॉर्म में पूछा है, क्या बोला है? इन अ यूनिट वेक्टर नोटेशन। तो मतलब इसी फॉर्म में हमसे पूछा है। कोई मैग्नीट्यूड पूछता तो भी हम निकाल सकते थे, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये मेरे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाता। आगे क्या बोला है? फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड इफ इट इज एट ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास u जो है वो है -2i प्लस 4j। a मेरे पास निकल के आया -3i प्लस 4j और टाइम मुझसे पूछा है 5 सेकेंड और पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है वो है ओरिजिन पे, मतलब 0i प्लस 0j पे इनिशियल पोजीशन है और 5 सेकेंड बाद मुझसे फाइनल पोजीशन पूछी है। तो चेंज इन पोजीशन इज माय डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूंगा, विच इज ut प्लस 1/2 a इंटू टी का स्क्वायर। u कितना है -2i प्लस 4j इंटू t कितना है 5 प्लस 1/2 a कितना है -3i प्लस 4j इंटू टाइम कितना है 5 का स्क्वायर इज 25। चलिए 5 2 10 तो -10i कैप प्लस 5 4 20g कैप। 25 3 75, so -75/2 j cap plus 25 4 100 divided by 2, so it will be 50 j cap। चलो इन दोनों का एलसीएम आएगा 2, इधर आएगा -20 -75 -95 आई कैप, ये आई है और 20 प्लस 50 इज 70 जी कैप। ये मेरे पास निकल के आया डिस्प्लेसमेंट। और क्या यही मेरे पास फाइनल पोजीशन होगी? क्यों? क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज दिस और इनिशियल पोजीशन तो ओरिजिन है, तो फाइनल पोजीशन भी यही होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? अ पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन अकॉर्डिंग टू द लॉ x is equals to a into t और y मुझे दे रखा है 80 into 1 minus alpha t, where a and alpha are positive constant and t is time.
फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। सबसे पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले Vx अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, dx by dt, so it will be a। और अगर Vy निकालना है तो it will be dy by dt। चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, at माइनस a अल्फा टी स्क्वायर, a अल्फा टी स्क्वायर। at का डिफरेंशिएशन a माइनस a अल्फा तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का 2t, 2a अल्फा इंटू टी। चलिए तो Vy मेरे पास ये निकल के आया, Vy ये निकल के आया। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या निकलेगा, Vx आई कैप, तो इट मींस दैट a आई कैप प्लस a माइनस 2a अल्फा टी इंटू जी कैप। ये मेरे पास निकल के आया वेलोसिटी वेक्टर। और वेलोसिटी वेक्टर आ गया तो क्या मैं एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। एक्सेलरेशन वेक्टर होगा dvx डिवाइडेड बाय dt। vx आया था a, वो जो कि एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये मेरे पास निकल के आया ax। और ay कितना होगा, dvy डिवाइडेड बाय dt। Vy मेरे पास ये निकल के आया तो सबसे पहले a कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2a अल्फा, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस 2a अल्फा। सो एक्सेलरेशन वेक्टर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा x तो 0 और y आएगा माइनस 2a अल्फा, माइनस 2a अल्फा जी। ये मेरे पास निकल के आया एक्सेलरेशन वेक्टर। अब आगे मुझसे सवाल में एक चीज और पूछी है, ऑल्सो फाइंड द मूवमेंट t नॉट एट विच द वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म्स एंगल ऑफ 90 डिग्री विद एक्सेलरेशन वेक्टर। मतलब ये जो वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर और ये जो वेक्टर है एक्सेलरेशन वेक्टर, ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो। कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कहां गया, अगर मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है तो एक्सेलरेशन वेक्टर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो एंगल आना चाहिए वो 90 डिग्री का आना चाहिए। सोचो 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 सोचो, याद करो बेसिक मैथमेटिक्स। स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर के बीच में जब एंगल 90 डिग्री होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, 0। जी हाँ, तो मैं क्या करूंगा, v वेक्टर लूंगा, a वेक्टर लूंगा, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दूंगा। सो v डॉट a इक्वल्स टू 0। v कितना था, a आई कैप प्लस a माइनस 2a अल्फा इंटू टी। यहां पे टाइम t नॉट होगा, मतलब यहां पे बोला है कि जब ऐसी बात होगी जो टाइम होगा तो वो t नॉट होगा, तो t की जगह मैं क्या लिखूंगा, t नॉट। ये तो लिखा मैंने v, और इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है जी कैप, और इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, 0 आई कैप माइनस 2a अल्फा जी कैप। चलिए तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो a 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 0 एंड इट शुड बी इक्वल्स टू 0। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, a माइनस 2a अल्फा इंटू टी नॉट इंटू माइनस 2a अल्फा, इट इज इक्वल्स टू 0। चल अब ये 2a अल्फा इस तरफ जाके 0 हो जाएगा तो ये बनेगा a माइनस 2a अल्फा टी नॉट इक्वल्स टू 0।
यहां से a कॉमन ले लो या फिर उस तरफ ले जाओ इसको, तो a इज इक्वल टू 2a अल्फा इंटू टी नॉट। a से a गया, टी नॉट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1/2 अल्फा। मतलब कि ये वो टाइम पीरियड निकल के आया जिस टाइम के ऊपर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। देखो कहां पढ़ा था हमने, बेसिक मैथमेटिक्स में, और यहां जाके काम आया। तो सारी चीजें, पूरी फिजिक्स आपस में इंटर रिलेटेड है। आगे जाके जो जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें काम आएगी, तो एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट सवाल देखते हैं क्या बोला है। In the given figure, particle moves along the line y equals to 30 मीटर। फिगर बनाना भूल गया, मुझे फिगर याद है, कोई बात नहीं। क्या बोला है? अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। कोई एक पार्टिकल है जो y इक्वल्स टू 30 मीटर, मतलब यहां से ये 30 मीटर डिस्टेंस से मूव कर रहा है along the line and with a constant velocity of magnitude 3 मीटर पर सेकेंड and parallel to x axis। मतलब कोई एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। एट द इंस्टेंट पार्टिकल ए, ये पार्टिकल ए है, लीव्स वाई एक्सिस, जब ये पार्टिकल वाई एक्सिस को लीव करता है, सेम टाइम पे पार्टिकल बी लीव्स द ओरिजिन विद जीरो इनिशियल स्पीड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्टिकल बी इस डायरेक्शन में मूव करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है, और इसका जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What angle theta between acceleration and positive direction of y-axis would result in collision? मतलब कि ये थीटा एंगल क्या हो कि जब ये आगे बढ़े और ये आगे बढ़े तो इन दोनों के बीच में कोलिजन हो ही सही। सवाल समझ में आया कि कोई एक पार्टिकल है ए जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करता है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। जब ये पार्टिकल यहां से लीव करता है, एट द सेम टाइम एक पार्टिकल बी ओरिजिन से मूव करता है विद इनिशियल जीरो स्पीड, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है जिसका मैग्नीट्यूड है 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये थीटा एंगल क्या हो कि ये सेम टाइम पे एक पोजीशन पे पहुंचे और कोलाइड कर जाए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो यहां पे जो फंडा हम यूज करने वाले हैं वो ये रहेगा कि जिस टाइम टी पे ये कोलाइड करेंगे, उस टाइम टी पे ये जो बी पार्टिकल है इसका वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहिए, 30 मीटर, और एक्स डायरेक्शन में जितना ए पार्टिकल का होना चाहिए उतना ही बी पार्टिकल का होना चाहिए। मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में हम क्या करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको इक्वेट कर देंगे ए पार्टिकल का और बी पार्टिकल का। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम वाई डायरेक्शन में मोशन के। किस पार्टिकल की, बी की। क्यों? क्योंकि ए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, वाई में कोई मूव नहीं कर रहा। तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, मतलब एस वाई कितना होना चाहिए, 30। ए वाई की अगर मैं बात करूं तो देखो ये है 0.4, तो इसका कॉस कंपोनेंट कितना होगा, 0.4 कॉस थीटा। सो ए वाई हो जाएगा 0.4 कॉस थीटा। और लेट्स से इसको यहां से यहां पे, मतलब वाई डायरेक्शन में जो मोशन किया उसके लिए जो टाइम लगा वो टाइम लगा टी। तो मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई, सॉरी यू वाई इंटू टी
एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब मुझे पता है कि इस पार्टिकल की ux भी 0 है और uy भी 0 है। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्पीड मुझे 0 दे रखी है। तो sy कितना है 30, इट इज इक्वल्स टू uy 0, तो ये वाली टर्म 0, 1/2 ay कितना है 0.4 cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। सो ये इससे जाएगा, इट विल बी 0.2, सो 30 डिवाइडेड बाय 0.2 इट इज इक्वल्स टू cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये हटेगा, ये 1 सा, ये 150 सा। तो एक जो इक्वेशन निकल के आई वो निकल के आई cos थीटा इंटू टी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 150। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। अब जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा तो ये आगे भी बढ़ा होगा, तो ये कितना आगे बढ़ा होगा एक्स डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ए की बात करूं तो एस एक्स कितना होगा, एस एक्स होगा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो 3 इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज माय डिस्प्लेसमेंट। और अगर बी की बात करूं तो क्या होगा, एस एक्स इट इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू तो मेरे पास 0 है, इट विल बी इक्वल, लिख लेते हैं यूएक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ux तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इट विल बी 1/2 ax। ax की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखो। अब a का अलोंग थीटा कंपोनेंट cos होता है और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा साइन, सो 0.4 साइन थीटा, तो ax की वैल्यू आएगी 0.4 साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। चलो तो अब देखो, ये जितना आगे चला इसको भी एक्स डायरेक्शन में उतना ही आगे चलना पड़ेगा, तभी तो जाके ये कोलाइड करेंगे। तो क्या मैं यहां पे एस एक्स की वैल्यू 3t पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो इट विल बी 2 1 इट विल बी 0.2, सो 3t इट इज इक्वल्स टू 0.2 साइन थीटा टी स्क्वायर, साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो एक टी से एक टी गया, 3 डिवाइडेड बाय 0.2 इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू टी। 2 1 2 15 और यहां से अगर मैं टी की वैल्यू निकालूं तो इट विल बी 15 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और t की वैल्यू मेरे पास निकल के आई 15 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, cos थीटा इंटू टी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 150। चलिए cos थीटा तो cos थीटा ही रहने दो, t की वैल्यू है 15 बाय साइन थीटा और मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल्स टू 150। चलिए 15 10 15 15 चलिए ये क्या बनेगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू, अच्छा और जा रहा है 5 2 एंड 5 3 सो 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू 2। ये इस तरफ जाएगा, सो इट विल बी 3 cos थीटा इट इज इक्वल्स टू 2 माइनस
2 cos स्क्वायर थीटा, ये इस तरफ आएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इट इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़े टाइम के लिए cos थीटा को क्या मान रहा हूं, लेट्स से x मान रहा हूं, तो ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। x में क्वाड्रेटिक कर ले, सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 2 जा 4, माइनस 4 आना चाहिए, तो बेसिकली 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2, 4 माइनस 1 इज माइनस 4। चलिए यहां से 2x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2, यहां से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा x प्लस 2 इट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आएगी x प्लस 2 और 2x माइनस 1, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, एक वैल्यू निकल के आई, इसको 0 पुट करूंगा तो माइनस 2, और एक वैल्यू निकल के आई, इसको 0 पुट करूंगा तो ये इधर जाएगा तो 1/2। तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू एक आई माइनस 2 और cos थीटा की वैल्यू एक आई 1/2। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में ही होती है। ये वैल्यू पॉसिबल है, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल होना चाहिए ये 60 डिग्री होना चाहिए, तब जाके ये आपस में कोलाइड करेंगे, अदरवाइज या तो ये पहले निकल जाएगा या ये पहले निकल जाएगा। 60 डिग्री पे सेम टाइम पे इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, इस तरीके से होगा कि ये यहां पहुंचे और कोलाइड कर जाए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो इस तरीके से इतना बड़ा सवाल आपके नीट में तो नहीं आएगा, लेकिन जेई में आ सकता है, जेई वाला आपसे पूछ सकता है। ओके, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच बनाई। तो वही बात जो मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में कही थी कि जो कुछ हमने 1 डायमेंशन में पढ़ा, हर चीज हम 2 डायमेंशन में अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आई कैप जे कैप, और x को अलग से सॉल्व करके, y को अलग से सॉल्व करके और j को अलग से सॉल्व करके। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।